हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। आपका अपनी चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज का जो सेशन है उसमें अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, तो वो हमारा है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा से बनने वाले सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देख लेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस सीरीज़ के बाद जल्द ही हमारी वस्त्र विज्ञान पे सीरीज़ आएगी, उसमें हम रेशों से संबंधित पढ़ेंगे। इसी तरह हम सारे टॉपिकों को कंप्लीट करते जाएंगे किसके तहत, SCERT बुकों के तहत। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट केवल और केवल एक ही है, वो है 100+। के लिए हमें प्रीवियस ईयर लगाना होगा, जो हमारी पहली वीडियोस में पढ़े हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 6, 7 करके जो भी जितने भी हो चुके हैं। अब तक 9 या 10 बार हो चुका है TGT PGT, तो और सभी पढ़े हुए हैं, सभी पेपर पढ़े हुए हैं। और बात करेंगे TGT PGT दोनों ही पढ़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर मतलब वीडियोस डाली हुई हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए कि जो सिंहासन सीरीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। आपको लग रहा होगा थोड़ी लेंथी हो जाती है, क्योंकि उसमें हम व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें हर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, तथा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो घुमाकर, वो हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट 100+ है। अगर 100+ लेके चलेंगे तो हम किसी भी कैटेगरी में हो, दुनिया की कोई भी कैटेगरी में हो, हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, चाहे हमारी कैटेगरी में सीट हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है वो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसमें हर कोई जा सकता है अगर वो मार्क्स ले आए उतने जितने उस कैटेगरी में मांगे गए हैं। तो जनरल कैटेगरी कोई कैटेगरी नहीं है और अनरिजर्व है, यानी वहाँ पे कोई किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, आप फ्री हैं आने के लिए। तो यहाँ पे हमें बस 100+ लाना है, और 100+ यहाँ लाने के लिए हमारी सारी स्टडीज़ लगी हुई है। सारी ये तैयारी का तरीका है, यानी जब तक आपकी तैयारी बेटर नहीं होगी, यानी जब तक आप अपने अस्त्रों पर धार नहीं रखेंगे तब तक आप शत्रुओं पर प्रहार नहीं कर सकते। वही जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप पेपर की कमर नहीं तोड़ सकते। तो चलिए, हमें तो बस पेपर की कमर नहीं अपनी सीट लेनी है, तो 100+ का टारगेट ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 100+, क्योंकि हमें किसी भी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। 100+ होगा तो सीट हमारी निश्चित है। इसीलिए हमने SCERT की किताबों पर बनने वाले क्वेश्चनों को भी लिया है कि इससे हमारा 100+ का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। और जितने भी प्रैक्टिस सेट, अच्छे प्रैक्टिस सेट, मतलब जितने भी हम प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर पढ़े हैं। तो आप जितना भी जब भी टाइम मिले आप टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि वो आपको विद आंसर उपलब्ध है, उन्हें डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। तो बस मोबाइल सबके पास है तो आराम से डाउनलोड करिए और उन्हें लगाइए, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर दोनों पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की अगर लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक की बात करें तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी वीडियो जब आप देखते हो तो वीडियो का नाम वगैरह होता है, उसी के नीचे आप जब क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा। तो वहीं पे आपको सारी लिंक मिल जाती हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी मिल जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं उस टॉपिक से। जैसे अभी हमने पढ़ा था जापानी पुष्पसज्जा से 2-3 क्वेश्चन बने थे इससे पहले श्रृंखला में, यानी गृह व्यवस्था में, तो हमने जापानी पुष्पसज्जा की पूरी एक वीडियोस आपके लिए लिंक नीचे प्रोवाइड की थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो इसी तरह प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आपका हर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि जापानी पुष्पसज्जा से 2021 में भी एक क्वेश्चन बना है और इस बार भी एक क्वेश्चन निश्चित बनना है। तो जापानी पुष्पसज्जा को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी लिंक हमने उस वीडियो के जो गृह प्रबंध था उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी थी, क्योंकि उससे हर बार बनता है और इस बार भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज सोची मोटिवेटिंग कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि इस बार का हमारा एक ही टारगेट, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य और एक ही गोल है, वो 100+। ठीक है, तो 100+ के लिए हमारी पूरी शिद्दत से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मंजिल को भी लगे कि इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं।
तो आपको अपनी मंजिल की औकात दिखानी है, यानी 2022 को आपको जाने नहीं देना है। 2022 आपकी ज़िंदगी में लास्ट अटैम्प्ट होगा टीजीटी का। इस तरह से आप दीजिए कि 2022 आपकी ज़िंदगी का लास्ट अटैम्प्ट है टीजीटी का, क्योंकि आपकी तैयारी सुपर फास्ट हो जाएगी। जब किसी के पीछे आग लगा दी जाए और किसी को बिना आग के दौड़ाया जाए तो दौड़ने वाले की स्पीड जिसके पीछे आग लगी होगी ना उसकी अधिक होगी। तो ये आग लगा दीजिए कि टीजीटी 2022 आपकी ज़िंदगी का लास्ट अटैम्प्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल से निर्मित है। जब हमने पूरा एक श्रृंखला सिंहासन सीरीज़ की है जो जल से है, खनिज लवण जल्दी ही हम खनिज लवण रह गए, उसमें विटामिन का भी पार्ट रह गया, वो भी कंप्लीट करा देंगे सिंहासन सीरीज़ में, क्योंकि खनिज लवण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलता ही है हर एग्जाम में टीजीटी के में। तो मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल से निर्मित है। तो जब हमने जल कराया था उसमें बताया था 70 से 75% भाग मानव शरीर का जल से निर्मित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 75% रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है 45%, तो ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि 65 से 75%, तो इसके ओवरऑल बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो हमारा 75% यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल किसके ताप को नियंत्रण करता है। ए कह रहा है शरीर के, बी कह रहा है वायुमंडल के, सी कह रहा है कमरे के और डी कह रहा है उपयुक्त सभी के। आपको बताया था जो PDF आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, वो PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल की ये खासियत है कि उस पर अब तक की जितनी हमारी वीडियोज़ हैं, यानी जब से चैनल बना तब तक से सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हैं, जबकि व्हाट्सएप की अभी लेटेस्ट ही डाली जा रही हैं। जल किसके ताप को नियंत्रण करता है। तो शरीर के ताप को जल नियंत्रण करता है। कैसे, कभी कभी गर्मी होती है तो बस पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। जल किस तापक्रम पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जल कब वाष्प में बदलेगा, जब 100 सेंटीग्रेड पर जल क्या होगा, उबाला जाएगा तो ये वाष्प में बदल जाता है। यहीं पे 0 सेंटीग्रेड की बात करें तो इसमें जल क्या हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाता है। बर्फ़ में जल कब बदल जाएगा, जब 0 सेंटीग्रेड पर तापमान पर जल रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की विशेषता है। पहला कह रहा है, ए कह रहा है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है, बी कह रहा है रोगाणु मुक्त होता है, सी कह रहा है साफ एवं चमकीला होता है, डी है ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें कि जो क्लोरीन से जल साफ़ होता है उसमें क्या होता है, आपका स्वाद होता है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि RO का पानी कड़वा है कि ऐसा है, ना ही पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, याद रखिएगा। क्योंकि क्लोरीन से अगर पानी साफ़ करा जाता है तो उसमें आपको किसी भी तरह का स्वाद आ सकता है। रोगाणु मुक्त होता है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसीलिए सभी RO का पानी पीते हैं आज के समय में। साफ़ एवं चमकीला होता है, आपने देखा होगा एकदम लिक्विड पारदर्शी होता है, जैसे गंगा जल। तो भी आपको गंगा जल में इतनी शुद्धता नज़र नहीं आएगी जितना कि RO का पानी आपको साफ़ नज़र आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है उपयुक्त सभी। RO का जो आपका TDS है वो 150 तक होता है, 150 से अधिक का TDS पानी नहीं पीते। जो उत्तम माना जाता है जो 50 से 150 तक का माना जाता है TDS। सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। तो सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होगा, ए ऑप्शन है कुएं का, बी ऑप्शन है नदी का, सी ऑप्शन है तालाब का, डी ऑप्शन है वर्षा का। तो यहाँ पे वर्षा का जल जो है सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। उथले कुएं की गहराई होती है। उथला कुआं क्या होता है कि धरती के धरातल से थोड़ा सा नीचे जाता है, जहाँ पे पानी का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होता है। तो उथला जो कुआं होता है ये क्या होता है कि धरती से जहाँ पे पानी की ऊंचाई यानी पानी का लेवल जहाँ ऊंचा होता है वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये कितनी गहराई पर होता है, ए ऑप्शन कह रहा है 5 से 9 मीटर पे होता है, बी ऑप्शन कह रहा है 10 से 20 मीटर पे तक, और 20 से 30 मीटर तक, और 30 से 40 मीटर तक। तो ये कहाँ तक होता है, तो ये 5 से 9 मीटर तक होता है उथला कुआं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिजन कुएं की बात करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। तो आर्टिजन कुआं क्या होता है, जिस तरह समर की बोरिंग होती है ना, बर्मा से नीचे ज़मीन को ठोंक कर जो 250 या अभी जो प्रेजेंट में पानी का लेवल है वो अच्छा सा 250 पे मिल रहा है। तो जहाँ पे पानी का स्तर नीचे है वहाँ 250 के आसपास क्या करते हैं, बर्मा से कंकड़ पत्थर में जाके होल कर लेते हैं और वहाँ से पानी निकलने लगता है।
आर्टिजन अगर कुएं की बात की जाए तो 2 से 3 छेद कर दिए जाते हैं जिससे कि पानी ऊपर फुहारे की तरह निकलता रहता है। जल निम्न में से क्या है? तो जल क्या है? तत्व है। ए ऑप्शन कह रहा है, बी कह रहा है यौगिक है, सी कह रहा है मिश्रण है और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल हमारा क्या है? मिश्रण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का ए ऑप्शन कह रहा है OH है, बी कह रहा है HO2 है, सी कह रहा है H2O है और डी कह रहा है H2O2 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो सी H2O है। गाँवों में जल सामान्यतः प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है सरकारी नल से, बी कह रहा है हैंड पाइप से, सी कह रहा है झरने से और डी कह रहा है तालाबों से। तो गाँव में आपने देखा होगा अधिकतर तालाबें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तालाबें, झरना और बम्बा ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है मलेरिया है, बी कह रहा है हैजा है, सी कह रहा है तपेदिक है और डी कह रहा है अतिसार है। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो होता है हैजा फैलता है मक्खियों के द्वारा। हैजा के जीवाणु का नाम है। तो हैजा का जो जीवाणु है उसका जो आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है जैसे आपका इंग्लिश का कॉमा, इंग्लिश में और हिंदी में जो हम कॉमा लगाते हैं इस तरह से उसका नाम होता है हैजा के जीवाणु का नाम। ए ऑप्शन कह रहा है आपका ट्यूबरकिल बैसिलस है, बी कह रहा है वायरस है, सी कह रहा है कॉमा बैसिलस है। तो मैंने क्या कहा उसका आकार कैसा होता है? कॉमे की तरह। इंग्लिश में जो कॉमा लगाते हैं राइटिंग करते टाइम पे उस कॉमे की भांति होता है इसका आकार, इसलिए इसे कॉमा बैसिलस कहा जाता है जीवाणु को। तो हैजा के जीवाणु का क्या नाम रहा? कॉमा बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध जल से रोग हो जाता है। तो जब हम शुद्ध जल नहीं पीते, अशुद्ध जल पीते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो वह हमारा ए ऑप्शन कह रहा है क्षय रोग, बी कह रहा है चेचक, सी कह रहा है हैजा, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हमारा रहेगा सी, यानी हैजा हो जाता है अशुद्ध जल के उपयोग से। टाइफाइड के जीवाणु का नाम बताइए। तो जो टाइफाइड है उसके जीवाणु का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। टाइफाइड को आपका बता दें क्या कहते हैं? यही मोती जरा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जिसको निकलता है उसको क्या होता है? बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है जिसको ये निकलता है, क्योंकि उसके सिर के बाल तक उड़ जाते हैं, इतनी कमज़ोरी आ जाती है वो ठीक होने के बाद भी। तो यहाँ पे वीकनेस बहुत बढ़ा देता है टाइफाइड। तो इसको ये ऑप्शन कह रहा है साल्मोनेला टाइफी से, ए ऑप्शन कह रहा है साल्मोनेला टाइफी से, बी कह रहा है आपका बी कह रहा है ट्यूबरकिल बैसिलस से, सी कह रहा है कॉमा बैसिलस से, डी कह रहा है वेरियोला वायरस से। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए, यानी साल्मोनेला टाइफी से होता है। अतिसार किस ऋतु में अधिक होता है? तो यहाँ पे अतिसार की बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन कह रहा है वर्षा में, बी कह रहा है शीतल में, सी कह रहा है गर्मी में, डी कह रहा है उपयुक्त सभी में। तो अतिसार कब ज़्यादा प्रभावी होता है यानी अधिक होता है? तो वो वर्षा ऋतु में अतिसार अधिक होता है। अशुद्ध जल से होने वाले रोग के बचाव के लिए ये ऑप्शन है तालाब का जल पीना चाहिए, बी ऑप्शन है जल को ठंडा करके पीना चाहिए, सी ऑप्शन है जल को उबाल कर पीना चाहिए, डी ऑप्शन है जल पीना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम जल पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। जल को ठंडा करके पीना चाहिए। तो यहाँ पे ये जल को ठंडा करके पिएंगे तो वो मतलब अशुद्ध जल, तो अशुद्ध जल है उसे ठंडा करके पिएंगे तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और तालाब का जल तो कभी नहीं पीना चाहिए, तो जल को उबाल कर पीना चाहिए, उससे ये रोगाणु मुक्त हो जाता है। कैसा भी जो लो, अगर आप उसे उबाल लेते हैं तो वो उबाल कर रोगाणु मुक्त हो जाता है। हैजा के जीवाणु का संभाग होता है। तो हैजा कौन इधर से उधर फैलाता है? तो ये ऑप्शन कह रहा है मक्खी, बी कह रहा है मच्छर, सी कह रहा है पिस्सू और डी कह रहा है खटमल। तो हैजा के जो वाहक है यानी हैजा का संभाग यानी हैजा को इधर से उधर कौन ले जाता है? तो हमारी मक्खियाँ ले जाती हैं। 1949 में क्या हुआ था कि हैजा ने प्लेग जो था एक महामारी के रूप में सामने आया था, जिसमें 2.25 लाख के आसपास आबादी मारी गई थी।
नेक्स्ट चलते हैं, अमीबिक पेचिस किस जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो यहाँ पे जो अमीबिक पेचिस है वो किस जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है रहा है, विब्रियो कॉलोरी के द्वारा, बी कह रहा है बेसिलरी के द्वारा, और सी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन कह रहा है एंट अमीबा स्टोलाइटिका के द्वारा। तो डी ऑप्शन है साल्मेला टाइफी के द्वारा। तो साल्मेला टाइफी अभी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एंट अमीबा स्टोलाइटिका के द्वारा होता है, अमीबिक पेचिस। मोतीजरा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो मोतीजरा की अगर बात की जाए तो ये कब फैलेगा हमें मोतीजरा, जो टाइफाइड किससे फैलाता है। अभी ए ऑप्शन है एंटी अमीबा स्टोलाइटिका बेसिलरी, बी ऑप्शन है बेसिलरी, सी ऑप्शन है विब्रियो कावेरी, और डी ऑप्शन है साल्मेला टाइफी। तो जो साल्मेला टाइफी है इसी से टाइफाइड और इसी से मोतीजरा फैलता है, क्योंकि मोतीजरा ही टाइफाइड है, टाइफाइड ही मोतीजरा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मोतीजरा में आरंभ में ज्वर रहता है। तो 101 फ़ारेनहाइट तक ज्वर रहता है मोतीजरा में आरंभ में। मोतीजरा में दूसरे सप्ताह में ज्वर कितना हो जाता है। तो ये ऑप्शन कह रहा है 102 फ़ारेनहाइट, बी कह रहा है 103 फ़ारेनहाइट, सी कह रहा है 104 फ़ारेनहाइट, और डी कह रहा है 105 फ़ारेनहाइट। तो मोतीजरा में दूसरे सप्ताह में ज्वर कितना हो जाता है। तो हमारा है ऑप्शन 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। जल्दी ही इसकी हम दूसरी श्रृंखला यानी वस्त्र परिधान करके पूरा टॉपिक एक लाएंगे, उसको हम लाइव सेशन में रखेंगे, क्योंकि आपकी क्वेरी भी उससे मिल सकेगी। तो लाइव सेशन रखा जाएगा। लाइव सेशन का जो नोटिफिकेशन है हम पहले से ही आपके कमेंट उसमें कम्युनिटी वाले उसमें डाल देंगे वीडियो के पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका 104 फ़ारेनहाइट है। मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है। तो मक्खियाँ अभी किसकी भागती हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है चेचक, दूसरा कह रहा है क्षय रोग, तीसरा कह रहा है टाइफाइड, चौथा कह रहा है मलेरिया। तो मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो टाइफाइड को ही अभी क्या कहा गया था, मोतीजरा। वायु प्रदूषण फैलता है कारखानों से, बी ऑप्शन वाहनों से, सी कह रहा है ईंधन के जलने से, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी से। तो वायु प्रदूषण की बात हो रही है, तो वायु प्रदूषण सभी से फैलता है, उपयुक्त सभी से। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ध्वनि प्रदूषण कब उत्पन्न होता है, साइकिल से, जनरेटर से, गैस के चूल्हे से और हीटर से। तो ध्वनि प्रदूषण किसमें ध्वनि निकल रही है, तो जनरेटर से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। वायु प्रदूषण क्योंकि वो काला काला धुआं फेंकता है। जल संरक्षण के सिद्धांत हैं। तो जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना, उपयुक्त सभी। तो जब हम इतना रखेंगे तभी हम जल संरक्षित कर सकेंगे। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर है। आधुनिक वैज्ञानिक युग की गंभीर समस्या है। तो क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है बेरोजगारी, गंभीर समस्या पूछा है तो बेरोजगारी कोई गंभीर समस्या नहीं। दूसरा निर्धनता, तीसरा वृक्षावृत्ति यानी जो भीख मांगते हैं वो, चौथा पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, गंभीर समस्या है, क्योंकि पर्यावरण नहीं होगा तो जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय है। पहला ऑप्शन कह रहा है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, दूसरा कह रहा है जंगलों को काटना, सी कह रहा है नए नए वाहन चलाना, और डी कह रहा है औद्योगिक इकाई स्थापित करना। तो यहाँ पे बात हो रही है वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण को अधिक से अधिक पेड़ लगाना उत्तम रहता है, क्योंकि आपने सुना होगा ग्रीन मफलर इसी का कॉन्सेप्ट है कि वायु के प्रदूषण को कम करना। क्योंकि जो सड़क के सहारे आपने देखा होगा कि क्या लगे होते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है
ध्वनि मापक यहाँ पर ग्रीन मफलर क्या था, ग्रीन मफलर प्रदूषण से संबंधित है और वाहनों से निकलने वाली जो ध्वनि होती हैं उन्हें सड़क के सहारे लगे हुए पेड़ अपने में समाहित कर लेते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो याद रखिएगा ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, याद रखेंगे आप प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण से। ठीक है, ध्वनि बस इतना पूछा जाता है, ग्रीन मफलर संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से, क्योंकि ये क्या करा जाता है, जैसे ये रोड हैं, आपने देखा होगा हाईवे के इस साइड और इस साइड पेड़ लगे होते हैं यहाँ पे, तो ये सब क्या है, ग्रीन मफलर हैं, क्योंकि वाहन यहाँ चल रहे हैं और उनके आसपास पेड़ खड़े रहते हैं और जो उन्हें घेरे रहते हैं मफलर की तरह वाहनों को। ध्वनि मापक इकाइयों को कहते हैं। तो पहला कह रहा है कैलोरी, दूसरा कह रहा है फेस्टिवल, तीसरा कह रहा है डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि मापन इकाई जो होती हैं वो हमारी होती हैं डेसिबल। डेसिबल में हम ध्वनि को मापते हैं। पर्यावरण को दूषित करने वाले कारकों को कहा जाता है विजातीय पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, विषैले पदार्थ, प्रदूषक। तो जो प्रदूषण करते हैं उन्हें प्रदूषक कहा जाता है पर्यावरण के। कारखानों की चिमनियों के धुएं से प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। अगर चिमनियों की बात की जाए कारखाने की तो उनसे कौन सा प्रदूषण होगा, तो उनसे वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उनमें से काला काला धुआं निकलता है वायुमंडल में। जल प्रदूषण के कारण है सीवर का पानी, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट, घरेलू गंदगी तथा शवों को जल में प्रवाहित करना, ये बहुत होता है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानव के कान किस सीमा की ध्वनि सुरक्षित रूप से सहन कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है 120 डेसिबल तक की ध्वनि मानव के कान अपने सुरक्षित सुन सकते हैं। 6 रोग फैलाने वाला जीवाणु है। तो यहाँ पे 6 रोग फैलाने वाले अगर जीवाणु की बात की जाए तो कौन सा होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन कह रहा है माइक्रो बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस है। ए ऑप्शन कह रहा है माइक्रो बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस है। बी कह रहा है वेरियोला है। सी कह रहा है बेबियो कॉलरी है और डी कह रहा है टाइकोसिम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए, माइक्रो बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस है। फेफड़ों के 6 रोग के लक्षण होते हैं। तो फेफड़ों में 6 रोग के क्या लक्षण होते हैं, तो यहाँ पे है 6 रोग के लक्षण। ठीक है, 6 रोग के लक्षण होते हैं। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा उपयुक्त सभी इसके लक्षण होते हैं। किस जीवाणु द्वारा रोग फैलता है, तो यहाँ पे बात करते हैं क्यूलेक्स, वायरस, बैसिलस, अमीबा। तो किस जीवाणु के द्वारा रोग फैलता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा जीवाणु है जो रोग फैलाता है, तो वो हमारा बैसिलस रहता है, बैसिलस के द्वारा रोग फैलता है। वोरेला वायरस से फैलता है, तो वोरेला वायरस से क्या फैलेगा, तो वोरेला वायरस किससे रिलेटेड है यहाँ पे, तो वोरेला वायरस की बात की जाए तो इससे पहला है चेचक, दूसरा है छोटी माता, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है क्षय रोग। तो वोरेला वायरस से हमारा क्या है, चेचक रोग फैलता है। कचरा नहीं निकलता है 3 महीने के छोटे बच्चों को, 6 महीने से छोटे बच्चों को, 3 साल से छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को। तो जो कचरा है वो 3 महीने से छोटे बच्चों को कभी नहीं निकलता है और 5 साल तक कभी भी निकल सकता है। 6 महीने से 5 साल तक कभी भी निकल सकता है। रोग के जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को कहते हैं साधारण रोग, संक्रामक रोग, घातक रोग, गंभीर रोग। तो इन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग, क्योंकि ये रोग शरीर में क्या हो गए, प्रवेश कर गए, इसलिए इन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। सभी संक्रामक रोग होते हैं अज्ञानता द्वारा, बिना किसी कारण से, गंदगी द्वारा, रोगों के जीवाणुओं द्वारा। तो बिना किसी कारण कुछ नहीं, सभी संक्रामक रोग कैसे होंगे, तो ये रोगों के जीवाणुओं द्वारा होते हैं, क्योंकि संक्रामक हैं तो किसी न किसी के द्वारा होंगे, तो रोगों के जीवाणुओं द्वारा होते हैं।
संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह टीके लगवाए, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करे, धूप में बैठे और इनमें से क्या है भ्रमण करे, तो वहाँ पे टीके लगवाए। तभी तो टीकाकरण योजना बच्चों के लिए चलाई जाती है, जिससे उन संक्रामक रोगों से बचा सकें। जैसे अभी कोरोना महामारी चली थी तो बड़ों को बचाने के लिए भी टीकाकरण शिविर चले थे। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं संप्राप्ति काल, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक क्षमता, निसंक्रमण क्षमता, तो इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, तो यहाँ से मच्छरों से पहला कह रहा है ऑप्शन चेचक, दूसरा कह रहा है मलेरिया, तीसरा कह रहा है क्षय रोग, चौथा कह रहा है टाइफाइड। तो अगर बात की जाए मच्छरों की, तो मच्छरों से हमारा कौन सा रोग फैलेगा, तो माँ से मच्छर और माँ से मलेरिया। इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, मलेरिया रोग फैलेगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो ए ऑप्शन कह रहा है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, बी कह रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सी कह रहा है 97.6 फ़ारेनहाइट होता है, डी कह रहा है 99.4 फ़ारेनहाइट होता है। आपको बता दें कि जल्दी ही हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के फॉर्मूले को आपको बताएंगे, जिससे कि कभी कभी पेपर में 37 सेंटीग्रेड पूछ लिया जाता है, कहा जाता है कि इसको फ़ारेनहाइट में बताइए, तो आपका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है, वो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में देखेंगे तो वो 37 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो जल्दी ही एक वीडियो ऐसी लाएंगे जिसमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा वी। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो जब हम वायु चल रही हो उससे कौन सा रोग फैलेगा, तो वायु द्वारा हमारा कौन सा रोग फैलता है, पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा है प्लेग, तीसरा है चेचक और चौथा है रिकेट्स। तो वायु के द्वारा हमारा चेचक रोग फैलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चेचक के निशान शरीर से कभी भी नहीं जाते, एक बार किसी को चेचक हो जाता है तो। जैसे जासूस विजय में आपका मुकेश पुरी, क्या नाम है उनका, उसके अभी भी चेचक के निशान हैं, अमरीश पुरी के। तो वो सब क्या है, चेचक एक ऐसी बीमारी है जिसके निशान नहीं जाते हैं। टाइफाइड के चले जाते हैं बट चेचक के दाने के निशान नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसे खतरनाक बीमारी में रखा जाता है। आज की हमने प्रश्न उत्तरी सीरीज स्वास्थ्य रक्षा पर कंप्लीट की, जो SCERT की प्रश्न किताबों पर आधारित बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। आगे वाली सीरीज़ में हम वस्त्र और सूत विज्ञान करके एक सीरीज़ लाएंगे, जिसे हम हो सकता है लाइव सेशन के थ्रू लें, और जो आंसर की है आपको इन वाली PDF की, तो उसके लिए आपको हमारे वीडियो से ही आंसर की देखनी होगी। कुछ क्वेश्चनों को आपको लगेगा कि हमें डाउट है, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए ये श्रृंखला दी जा रही है, जिससे कि आपका रिवीजन दूसरों से बेहतर तथा अच्छा हो सके। तो ये टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे पड़ी है, तो इसे आप सॉल्व करिए, जिससे कि आपका रिवीजन औरों से बेहतर तथा अच्छा होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमने केवल और केवल स्टूडेंटों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए बनाया, क्योंकि होम साइंस मोस्टली 99% गर्ल्सों पे होता है, तो ये आपस में इंटरेक्ट कम हो पाती हैं। तो ये आपस में इंटरेक्ट हो सकें, जिससे कि कभी एग्ज़ाम सेंटर दूर जाता है, जैसे सपोज GGIC का गया था, ठीक है, GGIC का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर गया था सबका, एक ही जगह सेंटर, एक सब्जेक्ट का एक ही जगह सेंटर रखा गया तो मुझे पता है 50% गर्ल्सों ने क्या करा था, वो एग्ज़ाम छोड़ा था GGIC का। तो ऐसा आगे कभी ना हो, इसके लिए दूसरा ये है कि अगर ऐसा होता है कि कभी भी GGIC जैसा कि होम साइंस का सेंटर इतना दूर रखा जाता है किसी और उसमें जाके, तो हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखकर मुख्यमंत्री जी को पेश करनी है, जिससे कि वो सेंटर चेंज करा दें, क्योंकि सेंटर एक ही 20 या कम से कम 1 महीने पहले ही बता दिए जाते हैं। जैसे GGIC ने बता दिया था आपका 20 दिन पहले, तो आराम से ये कार्रवाई भी हो सकती है। जब एप्लीकेशन में इतने सारे लोगों का बहुमत होगा तो आराम से ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। तो देन फ्यूचर के लिए बनाया गया है ये आपका ग्रुप।
तो इसलिए इस ग्रुप की अहमियत समझिए तथा इसमें आप केवल और केवल PDF आपको सहूलियत से प्राप्त हो सके तथा आपको भी कोई क्वेरी ना रहे, इसके लिए भी है ये ग्रुप। तो चलिए कोशिश करेंगे उस ग्रुप में भी हम कोई प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होती है तो उसका सलूशन दे सकें। बट आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर सभी PDF उपलब्ध हैं तो आप वहां देख सकते हैं और ये PDF भी आज रात तक आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। आगामी स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ तथा हमारा तिरंगा इसी तरह बुलंद ऊंचाइयों को छूता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी सोच के साथ तथा इसी ध्येय के साथ कि हम अपने देश के लिए भी समर्पित हो सकें, अपने देश के कुछ काम आ सकें, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद। वंदे मातरम।